नमस्कार, मैं आप संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज बीपीएससी टीचर 4.0 का पीआरटी में जीएस प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमें गलत कथन को बताना है। ये है, अम्लों को तनु करने के लिए उनमें जल मिलाया जाता है। ये बात सही है कि अम्ल को तनु करने के लिए उनमें जल मिलाया जाता है। दूसरा है कि अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। ये भी सही है। सी है, पीएच स्केल में 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करते हैं। जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल पर 0 से 14 तक अंक होते हैं। तो ये भी बात सही कह रहा है। तो इसमें तीनों सही हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है। यानी कि जो विश्व लेवल पर व्यापार होता है उसके नियम कौन बनाता है? तो लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यह एक बैंक है जिसे आईएमएफ कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बी है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। सी है विश्व व्यापार संगठन। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। विश्व व्यापार जो संगठन है इसका काम होता है वैश्विक स्तर पर जो व्यापार होता है उसके नियमों का निर्धारण करना और व्यापार को संतुलित करना। तो ऑप्शन सी सही होगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान में किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है? यानी कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस न्यायालय में होती है? ऑप्शन ए है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, बी है उच्च न्यायालय, सी है जिला एवं सत्र न्यायालय। तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। ऑप्शन ये सही है। तदर्थ न्यायाधीश के लिए अनुच्छेद 127 है। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीश का उल्लेख है। जो तदर्थ न्यायाधीश होता है इसकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है राष्ट्रपति के सलाह पर। तो ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है कि मिट्टी से ईंट बनाने की जो प्रक्रिया है आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? यानी मिट्टी से ईंट बनाना यानी जो भट्ठे पर ईंट बनते हैं उससे संबंधित है। तो ये उद्योग क्षेत्र से संबंधित है और उद्योग क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए ऑप्शन ये सही होगा। अर्थशास्त्र के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, खनन ये सब आता है और द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आता है और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। तो इसमें ऑप्शन ये सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण पादप के तने रूपांतरण का एक संकेत है? पहला है आलू में आँख का पाया जाना, बी है प्याज में सल्क का पाया जाना, सी है मटर में प्रतान का पाया जाना। यह कह रहा है कि कौन सा पादप लक्षण है जो तने के रूपांतरण का एक संकेत करता है। तो इनमें से जो आलू की आँख है ये भी तने के रूपांतरण का संकेत करता है और जो प्याज का सल्क है ये भी, और मटर का जो प्रतान है ये भी। तो उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सीमेंट के जमने के दौरान क्रिया होती है। यानी कि जब सीमेंट जमता है तो कौन सी क्रिया के द्वारा सीमेंट का जमता है? सीमेंट का जल अपघटन के द्वारा, बी है सीमेंट का निर्जलीकरण के द्वारा, सी है सीमेंट का संयोजन के द्वारा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से एक से
उपयुक्त में से कोई नहीं। जो सीमेंट की जमने के दौरान क्रिया होती है सीमेंट का जलयोजन, ऑप्शन सी सही है। और सीमेंट का जो जलना, सीमेंट का जमना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि सीमेंट जमने के दौरान उसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की थी? अपूर्ण प्रभाविता की खोज कार्ल कारेंस ने की थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है वह आनुवांशिक विकार कौन है जिसमें एक व्यक्ति में मुख्यतः पौरुष विकास होता है और मादा लक्षण होते हैं और वह बांझ होता है, यानी जिसे हम थर्ड जेंडर कहते हैं, वही पूछ रहा है। तो टर्नर सिंड्रोम से होता है ऐसा, या एडवर्ड सिंड्रोम से, बी है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम से। तो ये जो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम होता है इसी के द्वारा जो थर्ड जेंडर होता है, थर्ड जेंडर वाला जो प्रोसेस है वो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम के कारण होता है। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है? यह मस्तिष्क के बाद पश्च क्षेत्र में स्थित है। गलत पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। बी कह रहा है कि यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। सी कह रहा है कि यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो गलत पूछ रहा है, तो इसमें जो गलत होगा वो ऑप्शन बी होगा। यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित नहीं करता है। तो इसको नियंत्रित कौन करता है? इसको नियंत्रित प्रमस्तिष्क करता है। प्रमस्तिष्क करता है, प्रमस्तिष्क इसको नियंत्रित करता है। प्रमस्तिष्क जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है डीएनए के स्टैंडर्ड्स किसके द्वारा जुड़े होते हैं? डीएनए के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं हाइड्रोजन के द्वारा जुड़े होते हैं, या ऑक्सीजन के द्वारा जुड़े होते हैं, या कार्बन के द्वारा जुड़े होते हैं। तो डीएनए के स्टैंडर्ड्स हाइड्रोजन के द्वारा जुड़े होते हैं। ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा हार्मोन उसकी कमी से होने वाली बीमारी से जुड़ा सुमेलित है, यानी कि जोड़ा सुमेलित है? तो ये है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो अंडोत्सर्ग में सफलता से संबंधित है। दूसरा है इंसुलिन डायबिटीज इंसिपिडस। तीसरा है थायराइडॉक्सिन टिटेनी। चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक। पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछ रहा है कौन सा जोड़ा सुमेलित जोड़ा है। तो जो ऑप्शन ये है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये अंडोत्सर्ग में सफलता दिलाता है। तो ऑप्शन ये सही है, केवल ये वाला जो जोड़ा है वो सुमेलित है। इंसुलिन डायबिटीज इंसिपिडियस ये सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान है? यानी कि फेफड़े जो होते हैं उनके बीच में कौन सी ग्रंथि विद्यमान है? पिट्यूटरी ग्रंथि पूछ रहा है। दूसरा कहता है हाइपोथैलेमस। तीसरा कह रहा है थाइमस। जो ये थाइमस ग्रंथि है ये फेफड़ों के बीच विद्यमान होती है। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विस्थापन के परिमाण के बारे में सत्य है? विस्थापन के बारे में पूछ रहा है। ये है यह शून्य नहीं हो सकता, ये गलत है। जो विस्थापन होती है, विस्थापन शून्य हो सकता है, दूरी शून्य नहीं हो सकती है। बी कह रहा है कि यह तय की गई दूरी से कम या उसके बराबर हो सकता है। तो ये भी बात सही है। जो विस्थापन होता है वह दूरी के बराबर होगा या तो कम होगा, ये दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है।
सी कह रहा है कि यह कभी भी तय की गई दूरी के बराबर नहीं होता है। ये बात गलत है। जैसे एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु बी है और ये से बी जाना है, तो यहाँ विस्थापन और दूरी, ये बी बिंदु है तो विस्थापन और दूरी यहाँ दोनों बराबर है। तो इस प्रकार इसमें ये भी सही है, नहीं सी सही है। क्या यह कभी भी तय की गई दूरी के बराबर नहीं होता है, तो इसमें केवल बी सही है, ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत कथन बताना है ऊर्जा से संबंधित। ये ऑप्शन है ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, ये बात सही है। अगला प्रश्न है रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, ये गलत है। सी कह रहा है कि ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है, ये भी बात सही है। तो पूछ रहा है कौन गलत है, तो गलत ऑप्शन बी है, रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, ये गलत है। तो ऑप्शन बी सही है, गलत पूछ रहा था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर काम करता है। जो प्रेशर कुकर होता है ये किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन ये है कि दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक में उत्थान के आधार पर काम करता है। बी है दाब के अनुप्रयोग द्वारा अनाज को और अधिक मृदु करना। सी है दाब और ताप के अनुप्रयोग द्वारा अनाज को अधिक मृदु करना। तो इसमें ऑप्शन ये सही है, जो प्रेशर कुकर होता है ये दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक में उत्थान के आधार पर काम करता है। यानी कि दाब बढ़ता है तो ताप बढ़ेगा, यानी कि दाब बढ़ता है तो क्वथनांक बढ़ेगा और ताप भी बढ़ेगा, यानी कि दाब बढ़ने से क्वथनांक और ताप दोनों बढ़ते हैं। तो ऑप्शन ये सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत कथन बताना है। ये प्रश्न हो गया है, तो इसमें कौन सा सही था। इसमें है ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, बिल्कुल सही है। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, गलत बताना था, तो ऑप्शन बी गलत है। और सी और ये दोनों सही हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से, ये विस्थापन वाला प्रश्न है, रिपीट हो गया है, तो इसमें भी जो है कौन सा कथन सही है। तय की गई दूरी के बराबर नहीं होता है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। यह तय की गई दूरी से कम या उसके बराबर हो सकता है, ऑप्शन बी सही है। ये प्रश्न पहले हो चुका है, रिपीट हो गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है। लटकाव बिंदु के ठीक नीचे होता है, या वस्तु के केंद्र पर होता है, या वस्तु के केंद्र के ठीक नीचे होता है। तो जो गुरुत्व केंद्र होता है ये लटकाव बिंदु के ठीक नीचे होता है हमेशा, तो ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रंगीन कांच बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्या प्रयुक्त किया जाता है। कार्बन के ऑक्साइड प्रयुक्त किया जाता है, या क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्साइड प्रयोग किया जाता है, या संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड प्रयोग किया जाता है। तो रंगीन कांच को बनाने के लिए संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक है। तो कैसा नमक है, कमजोर एसिड और कमजोर बेस। दूसरा है सशक्त एसिड सशक्त बेस। तीसरा कमजोर एसिड सशक्त बेस। जो पीएच मान 14 है इसके मतलब जो नमक होगा वो क्षारीय होगा, प्रबल क्षारीय होगा। तो प्रबल क्षार किसमें है, यहाँ पर है ऑप्शन सी में, कमजोर एसिड और प्रबल क्षार। तो ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि तरल पदार्थ का क्वथनांक किस प्रकार बढ़ता है। वायुमंडलीय दाब घटने पर बढ़ता है,
या वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर बढ़ता है या तरल का द्रव्यमान बढ़ाने पर बढ़ता है। तो जो तरल पदार्थ का क्वथनांक होता है ये वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर बढ़ता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, टार्टेरिक एसिड किसका एक घटक है? सिरका का घटक है या वाशिंग सोडा का घटक है या बेकिंग पाउडर का घटक है? जो टार्टेरिक एसिड होता है ये बेकिंग सोडा का घटक है, यानी कि जो खाने वाला सोडा होता है उसका घटक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसको बताना है। तो ऑप्शन ये है कि सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा। तीसरा है निजी क्षेत्र पर विशेष बल। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है यानी कि अर्थव्यवस्था के प्रकार, तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के हैं। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है, इसके जनक एडम स्मिथ हैं। दूसरी है राज्य या समाजवादी अर्थव्यवस्था जो रूस की अर्थव्यवस्था है, इसके जनक कार्ल मार्क्स हैं। तीसरी अर्थव्यवस्था है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, इन दोनों का मिश्रण रूप है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं। तो इसमें ऑप्शन ये सही है कि सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। तो ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? नीति आयोग के सचिव। देखिए, नीति आयोग के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं, लेकिन सचिव नहीं होता है। तो पहला गलत है। दूसरा कहता है योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव, ये भी गलत है। तीसरा कह रहा था वित्त आयोग का सचिव, ये भी गलत है। वित्त आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, लेकिन वित्त आयोग का सचिव नहीं होता है। तो इसमें क्या हो गया कि सभी गलत हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई सही होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है? यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। तो एमएसपी का निर्धारण कौन करता है? कृषि मंत्रालय करता है या योजना आयोग करता है या कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है? तो जो एमएसपी का निर्धारण है ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या हुआ है? सरकार के ऋण में कमी आती है वृद्धि से, या अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है, या देश में अधिक विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश आता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन निम्न में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही नहीं है? ये है गुरुत्वाकर्षण बल मध्यवर्ती माध्यम पर निर्भर करता है। नहीं, जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये मध्यवर्ती माध्यम पर निर्भर करता है। तो मध्यवर्ती माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ये स्वतंत्र होता है। मध्यवर्ती माध्यम पर स्वतंत्र होता है गुरुत्वाकर्षण बल। बी है कि गुरुत्वाकर्षण बल असंरक्षी बल होता है। नहीं, गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो संरक्षी बल होता है। सी है गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। तो ये बात सही है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये क्रिया प्रतिक्रिया बल है, यानी कि जो न्यूटन का तीसरा नियम है उस पर आधारित है गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक सेकंड दोलक को रॉकेट माउंट किया गया है, इस दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट, तो जो एक सेकंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया है इस दोलन काल
घटेगा यदि रॉकेट समान वेग वृद्धि से नीचे जाता है तो घटेगा। दूसरा है जियो स्टेशनरी कक्षा में पृथ्वी के पड़ता चक्कर लगाता है तब घटेगा। तीसरा है ऊपर की ओर समान वेग से बढ़ता है तब घटेगा। तो जो ऑप्शन सी है कि ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है, क्या बढ़ता है? दोलन काल। तो इसलिए जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है? तो अवरक्त किरण और परावैंगनी किरण, इन दोनों में विद्युत चुंबकीय होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं दोनों, अवरक्त किरण और परावैंगनी किरण। दूसरा है यक्स किरण, गामा किरण, ये भी जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। तीसरा कह रहा है कि अल्फा किरण एवं बीटा किरण। तो जो बीटा किरण है, अल्फा किरण और बीटा किरण है, ये क्या है? ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो ऑप्शन जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे ये है और जो है बी है, तो इस प्रकार इसमें डी होगा, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हजामती दर्पण यानी कि सेविंग मिरर के संबंध में कौन सा कथन सही है? सेविंग मिरर में क्या होता है? यह अवतल दर्पण है, बिल्कुल है। यह इसमें वस्तु ध्रुव एवं फोकस के बीच बनता है। तीसरा है कि इसमें आभासी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसमें क्या पहचाना है? सेविंग मिरर। तो सेविंग मिरर अवतल दर्पण होता है, यानी कि ऑप्शन ये सही है, ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक तो वह प्रदूषण जो डायरेक्ट नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं, और वह प्रदूषक जो किसी के साथ मिलकर नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। तो जो पैन है यानी कि पैराक्सिल एसिटिल नाइट्रेट, जिसे पैन कहते हैं, पैन तो द्वितीयक प्रदूषक है। ओजोन भी द्वितीयक प्रदूषक है। HNO3 भी द्वितीयक प्रदूषक है। तो इसमें तीनों द्वितीयक प्रदूषक हैं, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन निर्यातकों को भारत में गारंटी प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक करता है, या दूसरा है कि निर्यात आयात बैंक करता है, या निर्यात ऋण गारंटी कारपोरेशन करता है। तो जो ये संगठन निर्यातकों को भारत में गारंटी कौन प्रदान करता है? तो निर्यात ऋण गारंटी कारपोरेशन जो है गारंटी प्रदान करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।